नमस्कार जोहार। हमारे सभी तारों की तरह टिमटिमाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। बच्चों, आज का जो ये हम लोगों का सेशन रहेगा वो हम लोगों का क्लास 9th का सेशन रहेगा। उसमें भी अगर देखा जाए सब्जेक्ट तो साइंस का क्लास जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हमारे आसपास के पदार्थ है। ये क्लास 9 का अगर आप साइंस सब्जेक्ट को देखेंगे यानी विज्ञान को देखेंगे तो केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगा हमारे आसपास के पदार्थ। उसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी 9th बोर्ड का एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा आप लोग के समक्ष, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अभी रेल टेस्ट होने वाला है, उसमें आपका काफ़ी ये सेशन जो है वो मददगार साबित होगा। स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से आप मार्क्स को कवर कीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को ये प्रोवाइड किया जा रहा है। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न सभी में से कौन पदार्थ है? स्नेह पदार्थ है, गंध पदार्थ है, घृणा पदार्थ है या फिर वायु पदार्थ है? तो सबसे पहले इसका आंसर जानने से पहले जो है ना हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर पदार्थ क्या है। सभी लोग पढ़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो चलिए, पदार्थ हम लोग अगर देखा जाए तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ है ना। लेकिन अगर साइंस की भाषा में हम लोग आए तो कहता है साइंस की पदार्थ हम उसी चीज़ को कहेंगे जिसका कुछ आयतन हो या फिर जिसका कुछ द्रव्यमान हो, यानी जिसका कुछ वजन हो और जो स्थान घेरता हो, वो सभी चीज़ें जो है वो क्या है, पदार्थ है। अब बताइए, ये मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ना। जहाँ पे हम जिस जगह पे मोबाइल को रखे वो उतना स्थान ग्रहण किया ना, यानी इसका कुछ ना कुछ आयतन है, इसीलिए मोबाइल क्या है, पदार्थ है। अगर हम लोग उसी तरह पेंसिल की बात करें तो वही कहानी है, किताब की बात करें, कॉपी की बात करें तो उसका भी कुछ द्रव्यमान है, उसका भी कुछ आयतन है। इसीलिए यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शन की ओर जाएंगे तो कह रहा है स्नेह है, गंध है, घृणा है, वायु है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, वायु, ठीक है। वायु जो है वो क्या है, वायु जो है गैसों का मिक्सचर है, ठीक है। जहाँ पे वायु बह रही है वहाँ पे कुछ स्थान को वो ग्रहण कर रही है, और जो गैस का मिश्रण है वायु, उसका भी तो कुछ वजन होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर वायु हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन जो आपके सामने बचा है इसको बहुत ध्यान से आप रखिएगा दिमाग में, क्योंकि ये जो है आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा। देखिए, स्नेह क्या हो गया, एक प्यार का पार्ट हो गया, ठीक है। हम किसी से कितना प्यार करते हैं, क्या इसको हम कोई माप तौल सकते हैं कि इससे आधा केजी प्यार करते हैं कि 5 केजी प्यार करते हैं? किसी से घृणा करते हैं तो क्या इसको माप तौल सकते हैं? नहीं, इसलिए ये पदार्थ नहीं है ना। गंध, कितना स्मेल आ रहा है, खराब स्मेल आ रहा है या तो फिर अच्छा स्मेल आ रहा है, कितना केजी आ रहा है, क्या हम इसको माप सकते हैं? नहीं, तो इसलिए ये जो है ये क्या है, पदार्थ नहीं है, ठीक है। और 3 चीज़ें को आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपका प्रकाश हो गया, ठीक है, जैसे आपका ऊष्मा हो गया, जैसे आपका ध्वनि हो गया, ठीक है। तो ये सब 3 चीज़ें जो है ना, ये भी जो है ये क्या है, पदार्थ नहीं है। अब पदार्थ नहीं है भाई तो ये क्या है, तो ये जो है एक अगर देखा जाए ना तो क्या है, ऊर्जा का रूप है। ये क्या है, ये तीनों जो है ऊर्जा का एक रूप है, ये पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको छांट दीजिएगा, बाकी सभी चीज़ों को आप पदार्थ मार दीजिएगा, है ना। और पदार्थ के लिए देखिए, हो सकता है और कुछ अपवाद आपको मिले, लेकिन देख लीजिएगा कि ये चीज़ जो है, जैसे चौक का एक हम कण को भी गिराते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्थान को ग्रहण करता है ना, उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। तो वैसा जो ऑप्शन में आपको दिखेगा उसको आप पदार्थ मान लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। आई होप, आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? यहाँ पे भी नहीं बात किया है, विचार है, ईर्ष्या है, प्रेम है, इनमें से सभी। तो यहाँ पे पदार्थ जो है ये तीनों में से तीनों कोई भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना।
क्योंकि हम विचार किसी के साथ अपना रख रहे हैं तो इसका भी कोई माप तौल नहीं है, ये भी कोई स्थान को ग्रहण नहीं करता है ना। ईर्ष्या प्रेम तो वही कहानी हो गया, तो इसमें से राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि विचार, ईर्ष्या और प्रेम जो है ये पदार्थ के अंतर्गत गिनती नहीं आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। दूध पदार्थ की कौन सी अवस्था है? द्रव्य है, ठोस है, गैस है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर करने से पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, पदार्थ की अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो पदार्थ का वर्गीकरण दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में अगर हम लोग पदार्थ को रखें तो ये इसका हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठोस अवस्था पदार्थ की, द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था, है ना। तभी हम लोग इसको छोड़ते हैं। इसी में से आपसे पूछा है कि दूध जो है वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो दूध जो है ये पदार्थ की द्रव्य अवस्था है ना। ठोस अवस्था उसको हम लोग कहेंगे जिसका कण जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें रिक्त स्थान पदार्थ के कणों के बीच बहुत कम है, जिसमें संपीड़न की प्रक्रिया जो है वो नहीं होती है, ठीक है। और द्रव्य जो है उसके कण थोड़ा सा दूर दूर में होते हैं और गैस के कण बहुत ज़्यादा दूर दूर में होते हैं, है ना। कण के अरेंजमेंट के आधार पर पदार्थ की अवस्था का वर्गीकरण किया गया है। तो लिक्विड सारी चीज़ें जो आएंगी वो द्रव्य में आएंगी, इसीलिए दूध जो है एक लिक्विड का पार्ट है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट का के क्रिस्टल को पानी में फैलना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। इत्र, इत्र का मतलब क्या हुआ? इत्र का मतलब हुआ सेंट, सेंट को इत्र बोला जाता है ना। सेंट को हम एक जगह अगर खोलते हैं तो इसकी सुगंध जो है वो हवा के कण के साथ मिल जाती है और वो पूरे जगह जो है अपनी सुगंध को फैला देती है ना। अब ये जो सुगंध है, जैसे देखिए हवा में कण जो है वो दौड़ रहा है ना, इस कण के साथ जाकर इसका हवा में मिल गया तो जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ना अपना सुगंध को लेके चला जा रहा है, ठीक है। अब कौन सी विधि से जा रही है? तो ये विसरण विधि से जा रही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब विसरण क्या है, इसीलिए वहां नहीं बताया क्योंकि अगला क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, क्योंकि ये परिभाषा भी पूछ सकता है ना, कि विसरण किसे कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो बड़ा क्वेश्चन के लिए भी इसको याद रखिएगा। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना जो होता है वो विसरण कहलाता है ना। ये इसका डिफिनेशन हो गया। और जब एग्जाम्पल पूछेगा तो जैसे में एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, इत्र का सुगंध हवा में चारों ओर फैलना, ठीक है। तो एक परिभाषा और एक इसका एग्जाम्पल हो गया बड़ा क्वेश्चन के लिए भी। ऑब्जेक्टिव के लिए भी है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, घुलना कहलाता है या संपीड़न कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है? जल में, ऑक्सीजन में, लोहा में, तेल में? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि विसरण की गति जो है 3 अवस्था होता है पदार्थ का। सबसे ज़्यादा विसरण की गति जो है वो गैस में होती है, ध्यान रखिएगा। फिर द्रव्य में होती है, उसके बाद ठोस में एकदम ना के बराबर होता है ना। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये भी ऑप्शन दे सकता है ठोस, द्रव्य, गैस। कभी कभी डायरेक्ट गैस का नाम लिख देगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है ना। तो सबसे ज़्यादा विसरण की गति किस में होगी? ऑक्सीजन में होगी। फिर उसके बाद क्या होगा? द्रव्य में है तो जल और तेल में होगा, फिर उसके बाद लोहा में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में द्रव्य अवस्था में क्या निश्चित होता है? आकार निश्चित होता है, वेग निश्चित होता है, घनत्व निश्चित होता है या आयतन निश्चित होता है? यानी जो अवस्था पदार्थ की है ना उसका विशेषता से ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में द्रव्य में क्या अनिश्चित होता है? ठीक है, एक निश्चित क्या होता है, एक अनिश्चित क्या होता है, दोनों क्वेश्चन है, तो समझिएगा। अभी आपको बताएं पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस है, द्रव्य है और गैस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ठोस अवस्था जो है ना, इस ठोस अवस्था की अगर हम लोग विशेषता की बात करें इम्पोर्टेंट, तो इसका क्या है कि इसका आकार और आयतन
ठोस में आकार और आयतन दोनों जो होता है ना वो आपका निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कोई बेंच है, अगर बेंच हमारे पास आज रखा हुआ है, 6 महीना के बाद उस बेंच को हम देखने जाएं, क्या उसका आकार बढ़ जाएगा? क्या उसका वजन मान लीजिए कि 5 केजी था, वैसे बेंच 5 केजी होता नहीं है ना, तो 5 केजी है, तो क्या उसका आयतन जो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा इसका? क्या नहीं। इसीलिए इसका आकार और द्रव्यमान आयतन जो है हम लोग कहते हैं कि निश्चित है। द्रव्य की अगर बात करें तो द्रव्य का आकार जो होता है ना वो अनिश्चित होता है, ठीक है, और जो इसका आयतन होता है ये इसका निश्चित होता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे पूछ रहा है वो, ठीक है, क्योंकि द्रव्य को आप किसी भी बर्तन में रखिएगा ना, जिस बर्तन में रखिएगा उसी का वो आकार ले लेता है, इसीलिए उसका आकार जो है अनिश्चित होता है। और गैस की अगर हम लोग बात करें तो गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। तो किसी का भी पूछ सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रव्य अवस्था में क्या निश्चित होता है? तो निश्चित क्या बताए कि निश्चित आयतन होता है, तो इसीलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कह रहा है क्या अनिश्चित होता है, तो अनिश्चित क्या होता है? आकार होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा गैस, ठीक है। अणुओं की ऊर्जा अधिकतम कह रहा है ना, तो अणुओं की ऊर्जा जो है वो गैस में अधिक होगी, फिर द्रव्य में होगा, उसके बाद ही ठोस में हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो है गैस में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अणुओं की ऊर्जा क्यों अधिकतम होगी? क्योंकि गैस में खाली स्थान यानी रिक्त स्थान कणों के बीच जो है वो ज़्यादा रहता है, आकर्षण बल जो है वो कम होता है, इसीलिए अणुओं की ऊर्जा जो है जब हम इसमें टेम्परेचर देंगे तो अणु जो है, जो भी लिक्विड होगा ना या गैस होगा, उसके कण इधर उधर पार्टिकल मूव करेंगे तो ऊर्जा अधिकतम होगी ही, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी? सबसे कम किस में होगी? ठोस में होगी, जाहिर सी बात है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, और अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठोस में सबसे अधिक अंतरानुक बल होगा, ठीक है। देखिएगा अंतरानुक बल किसको कहते हैं? ये जो पदार्थ का कण है ना, इसके बीच एक बल लग रहा है जिसको आकर्षण बल कहते हैं ना, वही आकर्षण बल अंतरानुक बल कहलाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें है? एक दूसरे के कण के साथ जो है कहाँ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है? ठोस अवस्था में। इसीलिए प्रबलतम बल जो अंतरानुक होगा वह सबसे ज्यादा ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। आप एक टेबल बना लेना, अंतरानुक बल सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में होगा, है ना। तो ये सब जो है आप अपना एक टेबल बना लीजिएगा, है ना। और वीडियो को स्किप नहीं करना है, बार बार कह रहे हैं, हमेशा 2 दिन 4 दिन पर एक बार देखते जाइए, एग्जाम में आपका 100 में 100 मार्क्स आएगा, है ना। निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा गैस में, ठीक है। जिसमें रिक्त स्थान कम रहेगा जिस अवस्था में, उसी में कण ज़्यादा गति करेगा ना। अगर तुम्हारे पास रूम है, ठीक है, छोटा सा रूम है, तो छोटे सा रूम में तुम मूव करेगी ना, घूमेगी ना। और अगर मान लो कि बड़ा रूम है तो बड़ा रूम में ज़्यादा तुम मूव करोगे। वही वाली कहानी है कि जितना ज़्यादा रिक्त स्थान है कणों के बीच उतना ज़्यादा मूव करने का उसको जगह है। अगला क्वेश्चन है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, अधिक होता है, कम होता है, अत्यधिक होता है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम होता है। आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसके बीच होगा? ठोस के बीच होगा, क्योंकि कण जो है एक दूसरे के साथ आकर्षित होकर जुड़े हुए हैं, है ना। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, घटता, परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो गर्म करने पर गैस का आयतन जो होता है ना ये बढ़ जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक किसको कहेंगे? जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर जल उबलता है वही उसका क्वथनांक कहलाता है, ध्यान देना।
तो जल का जो क्वथनांक होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी चीज को अगर केल्विन में बोले तो कितना हो जाएगा? केल्विन में आपका हो जाएगा 373 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 373 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन है 173 केल्विन, 273, 373 केल्विन, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है वो 373 केल्विन होता है। ठीक है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री सेल्सियस? तो ध्यान रखिएगा, बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी केल्विन में भी दे सकता है कि बर्फ का गलनांक केल्विन में कितना होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है ना। चलो अब यहाँ से बात आती है कि बर्फ जो है गलता भी है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर और जमता भी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी इसका गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस और हिमांक, हिमांक मतलब होता है जमना। ठीक है, हिमांक भी इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। बर्फ जल से हल्का होता है। बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ जो होता है वो जल से हल्का होता है, इसीलिए इसका टुकड़ा जो है पानी में डालने पर क्या होता है? पानी पर तैरता रहता है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 200 केल्विन टेम्परेचर किसके बराबर होता है? -73 डिग्री सेल्सियस, 73 डिग्री सेल्सियस, ±73 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहीं पे हम बता दे रहे हैं आप लोग को। कभी कभी जो है एग्ज़ाम में आपको जो है ना केल्विन में दिया हुआ रहेगा, बोलेगा सेल्सियस में करने के लिए मांगेगा, या सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा केल्विन में आपको मांगेगा, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या किया है, केल्विन में आपको दे दिया है, केल्विन में दिया है 200 केल्विन है ना, और कह रहा है कि आप डिग्री सेल्सियस में हमको बताइए। जब ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है तो डिग्री सेल्सियस में ही पूछ रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है ना जी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 200 केल्विन दिया है, ठीक है, 200 केल्विन ही दिया है ना, सेल्सियस में मांग रहा है, तो 200 है, मतलब यहाँ पे सेल्सियस में मांग रहा है, तो 273 में हम माइनस किसको कर दें, सॉरी 200 में हम किसको माइनस कर दें, 73 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 273 केल्विन 0 डिग्री बराबर है, इसलिए यहाँ पे -73 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, है ना। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 डिग्री तापक्रम किसके बराबर होता है। यहाँ सेल्सियस में दिया है, ठीक है, तो 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन होता है, हम ये जान चुके हैं, है ना। अब देखिए 273 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करेंगे, ये केल्विन में मांग रहा है ना, ये सेल्सियस दिया है, तो जब भी केल्विन में मांगेगा तो ऐसा समझिएगा कि केल्विन को छोटा आप मान लीजिएगा, सी पहले आता है, इसको बड़ा मान लीजिएगा, केल्विन को छोटा, है ना। तो केल्विन में हम क्या करेंगे, ठीक है, 273 केल्विन है और ये हमको किस में केल्विन में मांग रहा है, ये दिया हुआ है ना, डिग्री सेल्सियस, यही ना बोल रहा है कि डिग्री सेल्सियस दिए हैं, हम केल्विन में मांग रहे हैं। तो इसका देखिए 273 में आप प्लस कर दीजिएगा जितना आपका डिग्री में दिया है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी ये जो हो जाएगा इसका आंसर 283 केल्विन हो जाएगा। यानी केल्विन में जब मांग रहा है, मांगने वाला को सिर्फ देखिएगा, केल्विन को हम छोटा मांगे, छोटा हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो एकदम दिमाग में जो है ना एकदम बैठा लीजिए, देखिए और आंसर मारिए, है ना। फॉर्मूला पे जाइएगा तो फॉर्मूला बहुत आपको दिमाग दर्द कराएगा, इससे बेहतर है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 273 को आप एक बेस मान लीजिए, और जब भी अगर केल्विन में मांग रहा है
तो आप प्लस कर दीजिए, सेल्सियस में मांग रहा है, सेल्सियस को बड़ा माने इसीलिए माइनस कर दीजिए, है ना। यहाँ केल्विन में मांग रहा था तो 10 डिग्री को जोड़ दिए केल्विन में, सेल्सियस में मांगेगा तो माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ कहता है 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, तो 273 के बराबर होता है, ये बहुत बार बता चुके हैं, है ना। अब चलिए आगे क्या कह रहा है वो समझिए। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है, विसरण से, संलग्न से, वाष्पन से, द्रवण से। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसरण से, क्योंकि सुगंध की बात है ना, वो विसरण के कारण ही होगा। अगला है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे भौतिक अवस्था पूछ रहा है, तो यहाँ पे समझिएगा भौतिक अवस्था हम बता देते हैं 4-5, है ना। कभी कभी पूछ लेता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था जो है ना ये जल होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर भी जल रहेगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वाष्प बन जाएगा, क्योंकि खोलकर वाष्प में चेंज हो जाएगा। 250 डिग्री सेल्सियस अगर है, इस पर भी जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो वाष्प होगी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पर पूछ रहा है, मतलब ये क्या होगा, तरल होगा। ठीक है, सॉरी 0 डिग्री पर जम जाएगा ना, तो ये जो है इसका हो जाएगा आपका 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था पूछ रहा है ना, तो 0 डिग्री पर जो होगा वो आपका हो जाएगा ठोस अवस्था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है, क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कम हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। इसका फंडा यही है, किसी का भी क्षेत्र बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो कप में थोड़ा सा एरिया है, कप इतना बड़ा का, प्लेट हो सकता है इतना बड़ा, एरिया बढ़ा मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगला है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, ये परिभाषा में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको घनत्व कहते हैं। कोई भी तत्व है उसके द्रव्यमान का प्रति इकाई जो होता है उसको हम लोग आयतन कहते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है, गैसीकरण कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, संघनन कहलाता है, या तो फिर क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका संघनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक जो है आप डायग्राम को देखिएगा। ठीक है, ये आपका ठोस अवस्था है, ठीक है, ये आपका द्रव्य अवस्था है और ये आपका गैस अवस्था है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे क्या है, ठोस से अगर द्रव्य अवस्था में चेंज हुआ पदार्थ, ठीक है, क्या कह रहा है, ठोस से द्रव्य में, ध्यान दीजिएगा इसको, ठोस से द्रव्य में अगर होगा तो ये क्या हुआ, ये गलनांक कहलाएगा, है ना, क्योंकि ठोस से ये गल गया, है ना। अब कह रहा है द्रव्य से अगर गैस बना है, ठीक है, द्रव्य से ही गैस बन गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। अब गैस से अगर द्रव्य बना तो यह क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा आपका। द्रव्य से अगर ठोस बना है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि द्रव्य से अगर ठोस बन गया है तब ये क्या कहलाएगा, तब ये संलग्न कहलाएगा, है ना। नहीं, द्रव्य से ठोस है ना, तो द्रव्य से ठोस रहेगा तो जमना कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठोस से द्रव्य जब अगर होगा तो गलनांक या तो संलग्न कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों वर्ड यहाँ है। अब यहाँ पे क्या कहता है, डायरेक्ट ठोस से अगर गैस में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, तब वो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। ये ध्यान से देखना इसको। और जब गैस से ठोस में परिवर्तन हो जाएगा तब ये प्रक्रिया आपकी निक्षेपण कहलाएगी। तो इसमें 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देना, है ना। ठोस से द्रव्य में चेंज हो रहा है तो गलनांक या तो संलग्न, द्रव्य से अगर गैस में चेंज हो रहा है तो वाष्पीकरण, गैस से अगर द्रव्य में चेंज हो रहा है तो संघनन, द्रव्य से अगर ठोस में चेंज हो रहा है तो जमना, ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जा रहा है तो ऊर्ध्वपातन, गैस से अगर डायरेक्ट ठोस में चेंज हो रहा है तो निक्षेपण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब ठोस से गैस में परिवर्तन, अभी बताए ना, ठोस से गैस में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा भाई, तो ये ऊर्ध्वपातन होगा। ठोस से गैस में डायरेक्ट जाएगा तो ऊर्ध्वपातन, ठीक है, गैस से ठोस वापस आएगा तो ये निक्षेपण हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रव्य से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती? संघनन, जमना, वाष्पन या फिर ऊर्ध्वपातन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन कहलाती है ना। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? क्या बताए थे 25 डिग्री सेल्सियस पर? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड ही रहेगा, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस, द्रव्य, वाष्प, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वाष्प होगी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो खौलने लगता है, वो उसका क्वथनांक है ना। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? ठोस CO2, ठोस बर्फ, ठोस SO2, ठोस NH3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 का फुल फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या तो फिर इसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। किसको? ठोस CO2 को। अगला क्वेश्चन है, जब वाष्प संघननित होता है तो यह ऊष्मा अवशोषित करती है, यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब वाष्प संघननित होने लगता है, ठीक है, यानी गैस से द्रव्य में वो आता है तो उसका ताप जो है वो घट जाता है ना। निम्नांकित में से कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? पॉलिस्टर, सिल्क, सूती, सिंथेटिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूती कपड़ा गर्मी के दिन में आरामदेह होता है, ठीक है। या फिर इसमें दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है, सफ़ेद या हल्का रंग का कपड़ा, ठीक है। ये सब भी क्या होता है कि गर्मी के दिन में ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि सफ़ेद या हल्का रंग का जो कपड़ा होता है ये जो भी तापमान, जो ऊष्मा आता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, उसको परावर्तित कर देती है, अपने अंदर आने नहीं देती है, जिसके कारण गर्मी कम लगता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल जो है वो ठंडा होता है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संलग्न या फिर संघनन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक होता है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर जूल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। इसमें 7 एसआई मात्रक जो है ना उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो है टेबल को याद जरूर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन ना छूटेगा, ठीक है। 3-4 हम बता देते हैं, यहाँ पे रिवीजन कर देते हैं, 2-3 आप लोग के लिए रखे हैं ताकि आप लोग निकाल के पढ़िए जरूर। जैसे देखिए केल्विन का क्या हो गया? तापमान हो गया, है ना। आगे अगर आएंगे लंबाई का, तो लंबाई का आपका मीटर हो गया, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे भार का, तो भार का न्यूटन हो गया, 3 हो गया। चौथा जो है वो आपका द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें तो केजी हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करेंगे 3 और, तो 3 और आपके लिए छोड़ दिए हैं, 3 आप लोग देखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक संपीड़न किसमें होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, ठीक है। तो संपीड़न सबसे ज़्यादा किसमें होगा? गैस में होगा, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद द्रव्य में होगा, और ठोस में जो है ना के बराबर संपीड़न होगा। अब यहाँ पे बात आती है संपीड़न का मतलब क्या है। संपीड़न का मतलब एक शब्द में बस यही समझिए कि जिसको दबाया जा सके, है ना। क्या ठोस पदार्थ आपके सामने एक किताब रखा हुआ है, उसको आप दबा सकते हैं क्या? बेंच रखा हुआ है, क्या उसको आप दबा सकते हैं क्या? क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि उसके कण जो हैं वो पास पास एकदम आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। तो सबसे अधिक संपीड़न की बात करेगा तो वो गैस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, ठोस में ना के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रव्य अवस्था से परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये भी परिभाषा के रूप में पूछ सकता है। ऊर्ध्वपातन है, वाष्पीकरण है, संलग्न है, विसरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बोले थे ना कि डायरेक्ट जो है वो क्या होगा, ठोस से डायरेक्ट जो है गैस में परिवर्तित हो जाएगा, वो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है ना। वही चीज को इतना लंबा में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक के कम ताप पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन है, वाष्पीकरण है, संलग्न है या फिर गलन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए हम बता चुके हैं आप लोग को ऊपर में भी अभी कि कोई भी जल जो है वो कब बॉयल होता है? जब उसका क्वथनांक टेम्परेचर होता है।
अब यहाँ से बात आता है जल का क्वथनांक क्या है। तो जल का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौलता है। ठीक है, तो कह रहा है क्वथनांक से कम ताप पर जब पानी खौलने नहीं शुरू होता है, उससे पहले देखिएगा वो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो इसीलिए कहता है क्वथनांक से कम ताप पर द्रव्य का वाष्प में परिवर्तित होना प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो प्रक्रिया जो है ये आपका वाष्पीकरण कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ये जल है, ठीक है, इस जल को अगर हम उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो ये वाष्प में चेंज हो जाएगा, यानी गैस अवस्था में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको ठंडा अगर हम करते हैं तो ये फिर से क्या है कि द्रव अवस्था में ये चेंज हो जाएगा, और जब और ठंडा हम लोग कर देते हैं तो ये जो है ये जम जाएगा, यानी ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो जल जो है ये तीनों अवस्था में रह सकता है ना। चलिए, पदार्थ के किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबलतम होता है ये बता चुके हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होता है। जब भी घनत्व पूछेगा तो ध्यान रखिएगा घनत्व की बातें को। ठेठ में भाषा में अगर समझना चाहे तो जिसका वजन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा वजन ज़्यादा घनत्व। ठीक है, अब इस ऑप्शन में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा वजन किसका हो सकता है, सबसे कम किसका है। पानी, लोहा, रुई और शहद में सबसे ज़्यादा कम वजन किसका होगा, रुई का होगा। इसीलिए घनत्व जो है सबसे कम किसका होगा, रुई का होगा। सबसे ज़्यादा वाला पूछता तो सबसे ज़्यादा वाला किसका होता, लोहा भारी है तो लोहा का घनत्व ज़्यादा होता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर एक ही पठन बताता है। ऑप्शन दिया है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं -40 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस एवं 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 100 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक बात समझिएगा कि तापमान मापने के लिए जो इकाई का यूज़ होता है ना, वो 3 तरह का इकाई आप लोग के समक्ष है। एक है डिग्री सेल्सियस, एक है फ़ारेनहाइट, और क्या है, अच्छा यहाँ 2 ही है ना, एक केल्विन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चौथा का जिक्र नहीं करते हैं, बस ये 3 आपके बीच है। अब यहाँ कह रहा है कि कौन सा टेम्परेचर है जो ये दोनों का पठन जो है एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे इक्वल बता रहा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। और -40 डिग्री सेल्सियस का जो पठन है ना, वो एक ही बताता है, इक्वल बताता है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, क्या यहाँ पे फ़ारेनहाइट में है तो 98.6 डिग्री हो गया फ़ारेनहाइट। यही चीज़ को अगर आपका सेल्सियस में पूछेगा तो सेल्सियस में क्या हो जाएगा, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, तापमान वृद्धि पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है। द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि जब हम किसी भी पदार्थ की अवस्था के ऊपर तापमान में अगर वृद्धि कर देंगे तो वो क्या होगा, ठोस से जो है ना, ठोस से वो द्रव्य में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला कहता है बिना द्रव्य में बदले सीधे गैस में भी बदल सकता है, यानी बिना द्रव्य में बदले ठोस से क्या हो सकता है, गैस में भी परिवर्तित हो सकता है, जिसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसलिए ये भी सही है। तीसरा कह रहा अपरिवर्तित रह सकता है। मान लीजिए कि कोई ठोस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लोहा। अब लोहा के लिए आप टेम्परेचर डालेंगे, वृद्धि करेंगे,
अब लोहा का गलनांक जो होता है वो 1535 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। अब वहाँ पर आप 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या वो लोहा गलेगा? नहीं गलेगा। तो इसका मतलब है वो अपरिवर्तित भी रह सकता है ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों का संपीड़न क्या होता है? द्रव्य से कम होता है किंतु गैस से अधिक होता है, द्रव्य से अधिक होता है किंतु गैस से कम होता है, द्रव्य और गैस दोनों से अधिक होता है, द्रव्य और गैस से कम होता है। तो इसका जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्योंकि देखिए संपीड़न जो है सबसे ज़्यादा किस में आपको हम बताए, सबसे ज़्यादा गैस में होगा, फिर द्रव्य में होगा, उसके बाद ठोस में नगण्य होगा। तो द्रव्य और गैस से क्या होगा? कम होगा उसमें संपीड़न। अगला क्वेश्चन है, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी का कण जो है वो वाष्पीकृत हो जाते हैं, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, जल के कणों से जुड़ जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा, एक जार है उसमें जल भरा हुआ है ना, इसमें हम 2 चम्मच चीनी को मिला दिए, और जब हम इसको कुछ देर घोलते हैं तो ये दोनों आपस में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जल जो है वो एक पदार्थ है, चीनी भी एक पदार्थ है ना। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि पदार्थ के कण की क्या विशेषता है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या है? रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होता है। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल होता है ना। अब देखिए, जल का भी अपना कुछ कण है, मान लेते हैं जल का ये कण है, हम जल का कण बना दिए। चीनी का भी अपना छोटा कण है। अब चीनी का कण जो है ना, ये जो खाली स्थान है ना जल के बीच में, कणों के बीच में, ठीक है, उसके बीच जाकर ये कण जो है अपना जगह ले लेगा और वहां जाके समा जाएगा, है ना। क्या होगा? व्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए कहता है कि 1 गिलास चीनी में हम 2 चम्मच चीनी डाल दिए जल में, तो जल का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना वो घटता है ना ही बढ़ता है। क्यों नहीं? क्योंकि जल के कणों के बीच जो है वो दोनों व्यवस्थित हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए। आप लोग जो है सभी लोग जो है हमेशा इसको देखते रहिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, और कल रेल का टेस्ट भी है, अच्छे से एग्जाम दीजिए और 100 में 100% लाइए, है ये ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।